ओके बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, चैप्टर नंबर 2, हाइड्रोजन का ये लास्ट टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अगर हम ये देखें कि बाइनरी कंपाउंड किसे कहते हैं, जस्ट बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे, जस्ट बाइनरी कंपाउंड। तो बाइनरी का मतलब बेटा टू होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बाइनरी सिस्टम, तो बिल्कुल तकरीबन वैसे कह सकते हैं। तो वहाँ पर भी इसका मतलब टू होता है। तो बाइनरी कंपाउंड्स केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम बोलते हैं ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें एटलीस्ट कम से कम दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन। दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद कुछ भी या कोई भी न्यू कंपाउंड जो प्रोड्यूस करेंगे उसको बोलते हैं हम बाइनरी कंपाउंड। अब दो कंपाउंड या सॉरी दो एलिमेंट जो हैं वो कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, कुछ भी कोई भी एलिमेंट, ऐसे तमाम के तमाम आप कंपाउंड को देखें जिसमें एटलीस्ट से दो एलिमेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे HCl, इसमें H है और Cl है। जैसे आप कहते हैं NH3, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, C और O, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है। आप कहते हो मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें मैग्नीशियम और क्लोरीन है। आप कहते हो पोटाशियम आयोडाइड, अब उसमें पोटाशियम है और आयोडीन है। इस तरह जितने भी कंपाउंड आपके पास प्रेजेंट होते हैं, जितने भी कंपाउंड हैं जिसमें दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं आयनिक बॉन्डिंग से, कोवलेंट बॉन्डिंग से, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग से, मेटालिक बॉन्डिंग से, व्हाटएवर, किसी भी टाइप की बॉन्डिंग से, किसी भी टाइप की केमिकल बॉन्डिंग से अगर वो आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद कुछ न्यू कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, वो कंपाउंड कहलाते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। अब उसमें सारे एलिमेंट्स ही शामिल हैं, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली तकरीबन सभी एलिमेंट जो है वो बाइनरी कंपाउंड जो है वो बना सकते हैं। अब उसमें हम हाइड्रोजन को डिस्कस करेंगे। तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, तो जब हम वर्ड यूज करेंगे बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, तो डेफिनेटली उसमें ये शर्त होगी कि दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन लाजमी हो और दूसरा कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बाइंड होता है या कंबाइन होता है या बॉन्ड करता है या रिएक्शन करता है और जो न्यू बाइनरी कंपाउंड बनता है उसको हम बोलेंगे बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन बोलेंगे। और इसी बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन को शॉर्टकट में बोला जाता है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये हाइड्रोजन से अराइज होता है। तो यहाँ से बात क्लियर है, जिस तरह बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन को हम हाइड्राइड्स बोल सकते हैं, तो बेटा इस तरह जो बाकी एलिमेंट्स के जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं तो हम उनके भी नाम रख सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, शायद आपने नाम बहुत सारे सुने भी होंगे, मैंने भी सेकेंड चैप्टर में भी एक दो नाम लिए हैं। जैसे एग्जांपल, अगर ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलती है, ठीक है, तो हम उस बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन को बोलेंगे ऑक्साइड्स बोलेंगे। अगर कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है तो हम उस कंपाउंड को बोलेंगे कार्बाइड्स। अगर नाइट्रोजन किसी एलिमेंट से मिलता है और न्यू कंपाउंड या बाइनरी कंपाउंड बनाता है उसको बोलेंगे नाइट्राइड्स। सल्फर मिलता है तो उसको बोलेंगे सल्फाइड्स। तो इस तरह जो एलिमेंट उसमें मेन होगा, जिसके बिहाफ के ऊपर हम इसको डिस्कशन कर रहे होंगे, उस बिहाफ पे हम उसका नाम ले सकते हैं। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वो ये कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले आपस में, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले और मिलने के बाद जैसे वाटर बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। अब H2O जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से हुआ है, अब डेफिनेटली इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब हम इसे क्या बोलेंगे? तो बेटा अब हम इसको दोनों नाम दे सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बिहाफ पर बात करेंगे तो हम इसको बोलेंगे हाइड्राइड्स, और अगर हम ऑक्सीजन के लिहाज से बात करेंगे तो हम इसे बोलेंगे ऑक्साइड्स बोलेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर कीजिएगा। तो मतलब ये दो एलिमेंट्स उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हम दोनों की बिहाफ पर उसका नाम जो है वो रख सकते हैं। तो ये है आपके पास बाइनरी कंपाउंड्स और बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, यानी अगर दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं किसी भी बॉन्डिंग के जरिए और वो न्यू कंपाउंड को फॉर्म करते हैं तो बेटा उससे बोलते हैं हम लोग बाइनरी कंपाउंड्स। और अगर
हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट से मिलकर बाइनरी कंपाउंड बनाएगा तो वो बाइनरी कंपाउंड कहलाएगा डेफिनेटली बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं हाइड्राइड्स बोलते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपनी सिंपलिसिटी की वजह से और इलेक्ट्रॉन के डोन और गेन करने की वजह से और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, तो इस इन तमाम प्रॉपर्टीज की वजह से और सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट होने की वजह से इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ये मोस्टली एलिमेंट के साथ पीरियोडिक टेबल के जो मोस्टली एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, मोस्टली एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जो है वो बाइंड कर लेता है और इसके काफी ज्यादा जो है इसके हाइड्राइड्स वो प्रेजेंट होते हैं। उन हाइड्राइड्स में से ये चंद एक हाइड्राइड्स आपके सामने रखे गए, आपके सामने लिखे हुए, ठीक है। आमतौर पर इनको जो क्लासिफाई किया गया वो अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर किया गया। स्ट्रक्चर से मतलब इनकी जो इंटरनल बॉन्डिंग्स वगैरह हैं, इंटरनल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, बॉन्डिंग है, उन सब की वजह से इनको इन 6 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है हाइड्राइड्स को, यानी बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन को हम इन 6 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। इनमें आयोनिक हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स, कॉम्प्लेक्स, पॉलीमेरिक, मेटालिक, बॉर्डरलाइन, ये 6 हाइड्राइड्स हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन के साथ और ये हाइड्राइड्स को फॉर्म करते हैं। अब इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस इन 6 में से सबसे ज्यादा जो डिटेल में डिस्कस किया जाएगा वो 2 हाइड्राइड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक हाइड्राइड्स और कोवलेंट। इनके बारे में लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम्स में आपके आते हैं सेक्शन सी के अंदर। अल्टरनेट तकरीबन ये चल रहा होता है कि एक साल अगर आयनिक हाइड्राइड्स आए तो नेक्स्ट साल आपके पास जो है वो कोवलेंट हाइड्राइड्स आएगा, तो इसमें से वो क्वेश्चन लाजमी अटैम्प्ट करवाते हैं। और जो बाकी हाइड्राइड्स हैं उनमें से डेफिनेशंस वगैरह कभी कभार आ जाती है, ज़्यादातर उसमें से एमसीक्यूज वगैरह जो है वो बनते हैं। तो आपके दो जो है वो मेन टारगेट होने चाहिए, आयोनिक एंड कोवलेंट। आपकी बुक में भी ज़रा डिटेल में जो बताया गया है वो आयोनिक हाइड्राइड्स को और कोवलेंट को ही बताया गया है, बाकियों को सिर्फ डेफिनेशन और किस हद तक एग्जाम्पल्स वगैरह कुछ दी गई। तो हमारा जो पहला टारगेट है वो है आयोनिक हाइड्राइड्स। तो जब हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे आयोनिक हाइड्राइड्स को, तो बेटा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि आयनिक हाइड्राइड्स है क्या। आयनिक हाइड्राइड जो है वो बेटा डेफिनेटली हाइड्राइड्स की ही एक टाइप है। हाइड्राइड्स किसे कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं, ठीक है। बाइनरी कंपाउंड किसे कहते हैं बेटा? बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और न्यू कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन को शॉर्टकट में बोलते हैं हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स की 6 टाइप्स हैं, उनमें से हम आयनिक हाइड्राइड्स को आज डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। जितना आज डिस्कस कर सकते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे, ओके। सो आयनिक हाइड्राइड्स, जैसा कि इसका जो नाम है उसमें एक वर्ड यूज हो रहा है डेफिनेटली हाइड्राइड्स, वो तो पता लग रहा है कि क्योंकि सर इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा इसलिए हाइड्राइड्स। लेकिन जो साथ में वर्ड यूज हो रहा है आयनिक, तो आयनिक का वर्ड जो यूज हो रहा है ये आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे रहा होगा कि सर आयनिक का वर्ड जो है हमने चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड के बारे में। बिल्कुल सही बेटा, तकरीबन ये वही लफ्ज है, ठीक। तो आयनिक का बेसिकली मतलब होता है, या आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है कि ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा एलिमेंट उसको गेन कर लेता है, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और दूसरा एलिमेंट उसको एक्सेप्ट कर ले या उसको गेन कर ले और उसके दरमियान एक बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड क्रिएट हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। वही चीज बिल्कुल यहाँ पर भी होगी कि आयनिक हाइड्राइड्स एक्चुअली ऐसे हाइड्राइड्स होते हैं जिसमें एक मेटल जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और हाइड्रोजन उसको एक्सेप्ट कर लेगा या गेन कर लेगा। रिपीट कर रहा हूँ, ये हाइड्राइड्स ऐसे हाइड्राइड्स होते हैं, यानी कि आयनिक हाइड्राइड्स ऐसे हाइड्राइड्स हैं बेटा जिसमें मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। एक इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर कर सकता है और दो भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और हाइड्रोजन क्या करेगा? उसको गेन करेगा। तो जब हाइड्रोजन उसको एक्सेप्ट करेगा तो डेफिनेटली दोनों एलिमेंट्स के दरमियान, मेटल और हाइड्रोजन के दरमियान
जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो डेफिनेटली होगा आयनिक बॉन्ड होगा। उस आयनिक बॉन्डिंग की प्रेजेंस की वजह से हम इस हाइड्राइड्स को बोलेंगे आयनिक हाइड्राइड्स बोलेंगे। अब इसमें आपने 2 से 3 पॉइंट जो आपको बताए गए हैं वो आपने याद रखने, वही इसकी डेफिनेशन है, वही इसकी एक्सप्लेनेशन है, और उसी चीज पर डिपेंड करते हुए हम आगे जो है वो इनकी बाकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो डेफिनेशन के मुताबिक वर्ड क्या आपने याद रखना हमेशा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वर्ड अगर आप याद रखें तो आप उसको डेफिनेशन इजीली कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आयनिक हाइड्राइड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, एक पॉइंट। अगला पॉइंट, कहां से कहां होगा। कहां से कहां से मतलब कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा और कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो याद रखिएगा, मेटल टू हाइड्रोजन। मेटल टू हाइड्रोजन का मतलब होगा कि मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर और एक्सेप्ट करने पर कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, डेफिनेटली आयनिक बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट होगी, इसीलिए हम इसको बोलेंगे आयनिक हाइड्राइड्स। तो ये तीन अगर आपने पॉइंट्स याद रखिए तो आई थिंक सो आयनिक हाइड्राइड्स को समझना या इसको याद रखना या इसकी डेफिनेशन को याद रखना इतना मुश्किल काम नहीं है। सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बेटा, मेटल टू हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, और उसके जरिए कौन सा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, आयनिक बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट वन पॉइंट छोटा सा याद रखिएगा, कॉमन नेम। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं कॉमन नेम पे, कि आयनिक हाइड्राइड्स जो है उसको कॉमनली तौर पर हम लोग बोलते हैं सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, या इसको बोलते हैं सलाइन हाइड्राइड्स। सलाइन का मतलब ही सॉल्ट ही होता है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, मतलब कि आयनिक हाइड्राइड्स को चलो आयनिक हाइड्राइड्स बोला जाता है आयनिक बॉन्डिंग की वजह से, क्लियर होगी बात, लेकिन सॉल्ट क्यों बोला जाता है बेटा, इसलिए बोला जाता है कि आगे चलकर हम इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज या कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी आप देखेंगे, वो काफी हद तक जो नॉर्मल जो सॉल्ट होते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऐसे जो सॉल्ट होते हैं उनके साथ ये क्या करता है, इनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक जो है वो मैच करती हैं। जैसे सॉल्ट जो होते हैं वो सॉलिड हैं, तो आयनिक हाइड्राइड्स भी सॉलिड होते हैं। सॉल्ट जो है वो क्रिस्टलाइन व्हाइट कलर के होते हैं, ये भी बेटा क्रिस्टलाइन व्हाइट कलर के होते हैं। सॉल्ट पानी में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं, ये भी आयनिक हाइड्राइड्स भी पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। सॉल्ट जो होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, ये भी नॉन वोलेटाइल होते हैं। सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो काफी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि सॉल्ट की और आयनिक हाइड्राइड्स की किसी हद तक मैच करती हैं। इसलिए हम आयनिक हाइड्राइड्स को नॉर्मली तौर पर सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स के, सॉल्ट की तरह के हाइड्राइड्स, और या फिर इसको सैलाइन हाइड्राइड्स भी बोला जाता है। तो ये 2 पॉइंट इसके इंट्रोडक्शन में हो गए, या यूं कह लीजिए कि एक पॉइंट हो गया इसकी डेफिनेशन और एक इसका हो गया बेटा कॉमन नेम। तो ये 2 पॉइंट्स आप इसके इंट्रोडक्शन में मेंशन करेंगे, यही इसकी डेफिनेशन है और यही इसका इंट्रोडक्शन। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क बेटा ये हमारे पास ये आता है कि जैसे कि अभी फर्स्ट लाइन में हमने डिस्कस किया कि सर मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और हाइड्रोजन उसको गेन करेगा। अभी जो मेटल का वर्ड मैंने यूज किया है, अब यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है कि सर हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, सेकंड चैप्टर में भी काफी तक हमने पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया, फर्स्ट चैप्टर में तो बहुत डिटेल से डिस्कस किया। हम देखते हैं कि हमारे पास ब्लॉक है, एस ब्लॉक भी है, पी ब्लॉक भी है, डी ब्लॉक भी है, एफ ब्लॉक भी है। तो सर इसमें तो मेटल ही मेटल, पूरा एस ब्लॉक मेटल है, सबके सब एलिमेंट्स मेटल है सवाए हाइड्रोजन के, अगर हम उसको फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं। पूरा डी ब्लॉक मेटल्स है, उसका नाम ही ट्रांजिशन मेटल्स है। एफ ब्लॉक मेटल्स है, उसका भी नाम ट्रांजिशन मेटल्स है। पी ब्लॉक, हाँ पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स। तो सर ये जो मेटल का वर्ड आप यूज कर रहे हैं इसके लिए कि मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, अब वो मेटल कौन से होंगे, एस ब्लॉक के होंगे, पी ब्लॉक के होंगे, डी ब्लॉक के होंगे, एफ ब्लॉक के होंगे, कौन से मेटल्स होंगे। अब ये आपका टारगेट है, इसको आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मेटल जो बेटा इसमें इन्वॉल्व होंगे वो इन्वॉल्व होंगे ग्रुप नंबर फर्स्ट है और ग्रुप नंबर सेकंड है। ये आप याद रखिएगा, इसको ऐसा ऐसा आगे चलते हैं। तो इसमें जो मेटल्स इन्वॉल्व होंगे वो एस ब्लॉक के इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ मेंशन तो नहीं किया हुआ, लेकिन बेटा आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जो है वो दोनों ग्रुप जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद कौन सा ब्लॉक बनाते हैं बेटा, एस ब्लॉक बनाते हैं, जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद होता है। अब फर्स्ट ग्रुप के चंद एलिमेंट्स के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन को तो हम यहाँ इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, जैसे एग्जांपल जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, ये एलिमेंट्स आमतौर पर ये हाइड्राइड्स बनाते हैं। खास तौर पर इसमें से
लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ये एलिमेंट जो होते हैं वो आयनिक हाइड्राइड्स को क्रिएट करते हैं। बाकी भी बनाते हैं लेकिन ये ज्यादातर बनाते हैं। सेकेंड ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, दो शुरू के एलिमेंट्स होते हैं बेटा, एक होता है बेरिलियम, एक होता है मैग्नीशियम। इसके अलावा ये दो एलिमेंट्स आयनिक हाइड्राइड्स नहीं बनाएंगे। इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल जैसे कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है, ये चारों एलिमेंट्स जो हैं वो आपके आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। इसमें सबसे खास तौर पर जो बनता है वो कैल्शियम और स्ट्रोंशियम से बनता है। अब इसमें जो दो एलिमेंट्स होते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये आयनिक हाइड्राइड्स नहीं बनाएंगे। ये एक और हाइड्राइड्स होते हैं, वो आगे चल के उसका जिक्र आएगा अभी, पॉलीमेरिक के नाम से वो हाइड्राइड्स होते हैं। तो वो हाइड्राइड्स बेरिलियम और मैग्नीशियम बनाते हैं क्योंकि इनका आयोनिक रेडियस जो होता है, मतलब कि आयनिक साइज जो होता है, या ऐसा कह लीजिए कि एटॉमिक साइज जो होता है इसका, वो काफी छोटा होता है। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे तरीके से डोनेट नहीं कर पाते। तो इसलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड को फॉर्म करेंगे या बनाएंगे। तो यहाँ पर आपने जो पॉइंट डिस्कस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि सर वो मेटल जो होंगे वो किस से बिलोंग करेंगे। तो पहला पॉइंट, मेटल बिलोंग करेंगे बेटा एस ब्लॉक से। ठीक है, पहले ब्लॉक याद रखिएगा, एस ब्लॉक से बिलोंग करेंगे। ठीक है, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप से भी बिलोंग करेंगे और सेकेंड ग्रुप से भी बिलोंग करेंगे। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए। चलें, सबके नाम याद ना रहे, कम से कम शुरू के जो तीन नाम है वो कम से कम याद रखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कम से कम ये याद रखें कि इनसे वो जो है वो आयनिक हाइड्राइड्स बनेंगे। सेकेंड ग्रुप में जो, ना सिर्फ आपने एलिमेंट्स का नाम याद रखना है, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम चलें दो याद रख लें, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है। कुछ को मैंने रेड लाइट से किया हुआ है, तो मतलब कि रेड कलर से किया हुआ है, तो समझ लो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि सेकेंड ग्रुप के हाइड्राइड जो है, ये सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो कौन से दो एलिमेंट्स हैं जो आयनिक हाइड्राइड्स नहीं बनाते? तो आपको नाम याद होना चाहिए, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ये पॉइंट है, ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया, डेफिनेशन दी, साथ में आपको ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर। अब मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ये तीन नाम याद रखिएगा ताकि आपको आगे रिएक्शंस और इनकी प्रिपरेशंस वगैरह करनी है। और साथ में नाम याद रखिएगा कैल्शियम का और स्ट्रोंशियम का, ठीक है ना, सिंबल भी याद रखिएगा और नाम भी याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट टारगेट हमारे पास है, तो ग्रुप हमें पता लग चुका है कि ग्रुप मेटल, इसमें जो मेटल है वो ग्रुप नंबर 1A और 2A के इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट जो है वो क्या है जनाब, वो देखते हैं इसका जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला कि सर इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो तो डेफिनेटली जब एलिमेंट मिलेगा तो पता लगेगा कि कौन सा एलिमेंट मिल रहा है। यहाँ पर है जनरल, कि यहाँ पर तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स अलग हैं, सेकंड ग्रुप के अलग हैं, तो जनरल फार्मूला इसका क्या काम किया जाएगा? तो ये आपके सामने इसका जनरल फार्मूला बन रहा है। फर्स्ट ग्रुप का जनरल फार्मूला होगा बेटा MH। इसमें डेफिनेटली जो H है वो हाइड्रोजन को शो कर रहा है, वहां पर तो हाइड्रोजन ही आएगा। लेकिन जो M है, M का मतलब है मेटल। यहाँ जो मेटल है यानी कि M की जगह पर हम वो एलिमेंट लगाएंगे जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हम चूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है वो लिथियम है, तो यहाँ आ जाएगा लिथियम। अगर फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है सोडियम, तो यहाँ आ जाएगा सोडियम। अगर फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट आपने लेना है पोटाशियम, तो यहाँ आ जाएगा पोटाशियम। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा MH। नेक्स्ट वन है सेकेंड ग्रुप के लिए, जनरल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? MH2 होगा, मतलब हाइड्रोजन के साइड पे हम लोग 2 लगा देंगे। यहाँ पर भी वही मतलब है कि H का मतलब है हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो M है उसका मतलब फिर वही आएगा कि उसका मतलब है मेटल। लेकिन यहाँ पर मेटल कौन सा लगाना है आपने? ये लगाना है आपने सेकेंड ग्रुप का लगाना है, जिसका अभी जिक्र किया था कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा कैल्शियम लगा सकते हैं आप, तो यहाँ पर आप कैल्शियम लगा सकते हैं, यहाँ पर आप स्ट्रोंशियम लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉइंट आपने याद रखना है, वो अगर आपको पता लग रहा है तो कंफ्यूजन जो आपके पास आ रही है वो ये आ रही है कि सर यहाँ पर तो 2 नहीं लिखा आपने, लेकिन यहाँ पर आप 2 लिख रहे हो। तो बेटा उसका रीजन बड़ा सिंपल सा रीजन है, उसकी वैलेंसी। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, चैप्टर 1 में पढ़ा था फर्स्ट ग्रुप, वहां से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको कि फर्स्ट ग्रुप जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की क्या होती है? NS1 होती है, एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में। तो उसकी वैलेंसी भी क्या होगी बेटा? +1 होगी, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मैग्नीशियम जो होता है, या बेरिलियम जो होता है, या कैल्शियम जो होता है, या स्ट्रोंशियम जो होता है, वो सेकेंडरी ग्रुप से बिलोंग करता है। अब सेकेंडरी ग्रुप की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2 होती है। 2 का मतलब है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन।
तो जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डेफिनेटली वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन गेन कर लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन गेन करेगा, तो मतलब 2 हाइड्रोजन वहां पर इन्वॉल्व होंगे एक मेटल के साथ। तो इसका मतलब है जब हम वैलेंसी लिखेंगे तो क्रॉस में लिखते हैं हमेशा वैलेंसी कि इस वाले एलिमेंट लेफ्ट हैंड के जो एलिमेंट होता है उसकी वैलेंसी को राइट हैंड के नीचे लिखते हैं, और जो राइट हैंड की वैलेंसी होती है उसको लेफ्ट हैंड के नीचे लिखते हैं। ये नॉर्मली आयनिक कंपाउंड में ऐसे ही किया जाता है। तो जब यहाँ लिखेंगे हम इसको तो 1 लिखने की, रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती, और हम लिखेंगे MH2 लिखेंगे। तो शॉर्टकट में आप इसको याद रखिएगा, आपसे कोई भी पूछे कि आयनिक हाइड्रेट्स का फॉर्मूला, तो आपने कहना है MH एंड MH2। आपसे कहा भाई MH किसका है, तो आपने कहना है फर्स्ट ग्रुप के लिए, MH2 किसके लिए, सेकंड ग्रुप के लिए। क्रॉस क्वेश्चन वो करता है आगे से कोई कि MH2 यहाँ पर 2 क्यों लिखा गया, आपने कहा वैलेंसी की वजह से लिखा गया, क्योंकि सेकंड ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है, वो +2 होती है। आयनिक कंपाउंड्स में वैलेंसी हमेशा क्रॉस हो जाती है, लेफ्ट की वैलेंसी राइट की तरफ लिखी जाती है और राइट की वैलेंसी जो होती है वो लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है। तो ये इसका जनरल फार्मूला है। अब इसी जनरल फार्मूले को सामने रखते हुए और ग्रुप में जो एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, अभी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स अपने फिंगर टिप पे बेशक याद कर लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कम से कम ये 3 याद कर लें, कम से कम। पूरे याद करें तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम ये 3 तो याद करें। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिपरेशन, कि हम आयनिक हाइड्रेट को अब बनाना चाहते हैं कि सर आयनिक हाइड्रेट्स को बनाते किस तरीके से। डेफिनेटली बेटा, जैसा कि शुरू में बताया गया कि हाइड्रेट्स कैसे बनेंगे, कि हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे हम एलिमेंट के साथ। अब एलिमेंट हमें पता लग चुके हैं कि किन के साथ हमने रिएक्शन करवाने, तो हम उसमें से कोई भी एलिमेंट चूज कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने 2-2 एग्जाम्पल दिए, बेशक 3 एग्जाम्पल दे दें, 4 दे दें, 5 दे दें, मर्जी आपकी। ठीक है, तो कम से कम एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल तो लाजमी दिए आप। ठीक है, तो लिथियम मैंने एलिमेंट लिया, सिंपल लिथियम लिया, और यहाँ मैंने लिया इसको हाइड्रोजन। अब देखो, इक्वेशन बनाते हुए भी बड़ा ख्याल करना है। ये सारे पॉइंट्स मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन मैं साथ साथ भी डिस्कस करते रहता हूँ। आप देखें कि मैंने लिखा H2, मैंने सिंपल H नहीं लिखा। यहाँ लिख रहा हूँ मैं Li, सिंपल Li2 क्यों नहीं लिखा। इसका भी जिक्र हम जो है वो इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में कर चुके हैं, जब आपको पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बता रहे थे दोस्तों का, ये वाले पॉइंट्स भी बताए थे कि बेटा जो मेटल्स होते हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं। पॉइंट याद रखिएगा, मेटल जो होते हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं। तो जब भी इसको किसी रिएक्शंस के साथ लिखा जाता है, इसको रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, तो हमेशा सिंगल फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब मोनो एटॉमिक, मतलब एक एटम की फॉर्म में लिखा जाएगा। कोई भी मेटल हो, किसी भी टाइप का कोई भी मेटल हो, S ब्लॉक का, P ब्लॉक का, D ब्लॉक का, F ब्लॉक का, कोई भी मेटल हो, जब भी मेटल को किसी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है या उसका रिएक्शन क्रिएट किया जाता है, तो हमेशा वो मोनोटॉमिक फॉर्म में ही लिखा जाता है। ये शुरू में जो 2 लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बैलेंसिंग के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसके फार्मूले में इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपको मैं कहता हूँ लिथियम का सिंबल बताएं, तो आप ये थोड़ी बोलोगे 2Li, आप सिंपल बोलोगे Li, खत्म, लिथियम होता है। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है, ये थोड़ी बोलोगे कि 2Na होता है। ठीक है, तो 2 शुरू में जो लिखा हुआ है वो बैलेंसिंग के लिए होता है, वो फार्मूले के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, वो मोल्स को शो करता है। ठीक है, अब H2 क्यों लिखा, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन गैस है, और जो गैस इस फॉर्म के अंदर होता है सवाए नोबल गैसेस के, नोबल गैसेस के अलावा जितनी भी गैसेस होती है वो डायटोमिक होती है। डायटोमिक का मतलब है कि 2 एटम्स की फॉर्म में उसको आपने लिखना है हमेशा, यानी H2, O2, Cl2, Br2, N2, इस तरीके से लिखना है आपको इसको। ठीक है, सो लिथियम और हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे। अब क्योंकि लिथियम और सोडियम ये दोनों फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपने जनरल फार्मूला याद रखना है कि जनरल फार्मूला क्या था बेटा, MH था। पहले M आना चाहिए, बाद में H आना चाहिए। M से मतलब है मेटल, यानी कि लिथियम। Li ये पहले आना चाहिए, उसके बाद आप लिख देंगे H। अब आप यहाँ पर अगर क्वेश्चन है कि सर यहाँ पर तो H2 लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहे, तो बेटा वो आपको मैंने जनरल फार्मूले में वाजह कर दिया, बिल्कुल वहां पर एक्सप्लेन कर दिया कि बेटा MH मेटल की वैलेंसी +1, हाइड्रोजन की वैलेंसी -1, दोनों खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखें, बैलेंस करना है फिर आपको, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आपने 2 लिखा, और यहाँ पर उसको बैलेंस करने के लिए 2 लिखा। तो ये जो आपके पास न्यू कंपाउंड बना है लिथियम हाइड्राइड, ये लिथियम हाइड्राइड जो है वो डेफिनेटली हमारा आयोनिक हाइड्राइड एज इट इज। बिल्कुल आप सोडियम के साथ करेंगे, सोडियम कर्षण करवाया आपने हाइड्रोजन के साथ, तो सोडियम पहले आएगा और हाइड्रोजन जो होगा वो बाद में आएगा। सेम पैटर्न रहेगा बिल्कुल, क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो सेम पैटर्न रहेगा। इसको पढ़ेंगे हम क्या, सोडियम हाइड्राइड पढ़ेंगे इसको। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स बेरिलियम और मैग्नीशियम का यूज नहीं करेंगे, बार बार मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, बार बार आपको याद दिलाता है। कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम का हम यहाँ पर जो बनाएंगे,
कंपाउंड बनाएंगे, कैल्शियम करेगा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। अब देखो मैंने कैल्शियम को फिर यहाँ पर 2 नहीं लिखा, बता दिया रीजन आपको मैंने बेटा कि कैल्शियम जो है वो क्या है, वो मोनोटॉमिक है, ठीक है, मेटल है, मोनोटॉमिक है। तो कैल्शियम और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हुए कैल्शियम हाइड्राइड बना लेंगे। फार्मूला देखें आप गौर से देखिए, फार्मूला वही जो जनरल फार्मूला था MH2, रीजन बिल्कुल वही है बेटा, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो 2 यहाँ आ जाएगी। सर बैलेंस क्यों नहीं किया बेटा, बैलेंस है ऑलरेडी, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 बैलेंस है, H2 लिखा हुआ है तो H2 बिल्कुल बैलेंस है, तो हमें यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट वगैरह लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम मिलेगा तो स्ट्रॉन्शियम हाइड्राइड बन जाएगा। तो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड, रुबीडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, ये सारे के सारे हाइड्राइड जो है वो फर्स्ट ग्रुप के होंगे। कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड, रेडियम हाइड्राइड, ये सारे के सारे होंगे बेटा सेकेंड ग्रुप के होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। तो ये इसकी प्रिपरेशन है, तो दो दो प्रिपरेशन बहुत होती है, इनफ है दो दो प्रिपरेशन, आप दो दो प्रिपरेशन है इसकी वो याद कर लीजिए। तो आप ये इसका रूल होगा प्रिपरेशन को करने का। नेक्स्ट टारगेट हमारे पास क्या है देखते हैं। तो प्रिपरेशन के बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज। चलें इसको हम लोग, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है तो इसको हम यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। तो ये हम यहाँ पर आज डिस्कस नहीं करेंगे, ये कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे तफसील के साथ, काफ़ी डिटेल में। ठीक है, कुछ पॉइंट्स बताएंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, आज हम इसका अगला टॉपिक देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये बहुत आसान है क्योंकि सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज तकरीबन आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा देख लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपके पास है, जो पहली आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डेफिनेटली वो क्या लिखा हुआ है, जरा गौर से देखिएगा, समझिएगा, बहुत आसान आसान मैंने हाईलाइट्स किए हुए चंद पॉइंट्स, बस उनको आपने देखना है। कलरलेस। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि ये व्हाइट कलर के होते हैं, ये तो कलरलेस हो गए। तो बेटा ये वही मतलब है, व्हाइट कलर को हम एक्चुअली कलरलेस बोलते हैं। तो आप यहाँ पर व्हाइट कलर भी बोल सकते हैं और कलरलेस भी बोल सकते हैं, एक ही मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि व्हाइट कलर जो है वो डेफिनेटली कोई कलर ही नहीं होता उसका, तो इसलिए हम उसको कलरलेस के नाम से ही आमतौर पर डिनोट करते हैं। नॉन वोलेटाइल, अब ये लफ्ज आप याद रखिएगा, ये आपके लिए शायद नया वर्ड है, नॉन वोलेटाइल। एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। कोई स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट हैंड रेस करके बता सकता है, किसी को पता है कि नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल क्या होता है, किसी एक चीज को डिफाइन कर दें मुझे, कोई स्टूडेंट करना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट हैंड रेस कर ले, या कम से कम मैसेज में लिख दीजिए। अगर मैसेज में नहीं लिखना चाहते, अगर आप जाग रहे हैं सबके सब, सो नहीं गया सबके सब, ठीक है, तो आप हैंड रेस कीजिए। हाजरा ने हैंड रेस किया है, और कोई? जी बट जी हाजरा, मैंने आपको बेटा अनम्यूट किया है, बोलिए। जी बेटा, जी हाजरा। सर जो वेपर बन के हवा, सर बिल्कुल मेरी सही, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, कंटिन्यू करें, आपने सर बिल्कुल जो सही बोला। सर जो वेपर बनकर हवा में उड़ जाते हैं वो वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो हाजरा ने बिल्कुल सही कहा कि बेटा ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड्स या केमिकल्स, ठीक है। एक मैसेज भी आया, देखते हैं वो भी क्या है। मैसेज आया जनाब जवेरिया का मैसेज आया, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, ना 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 ना, वो तो बेटा कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेप्ट आता है उसमें, ठीक है। बहरहाल जैसे हमारे पास कुछ लिक्विड्स हैं, जैसे पानी की एग्जांपल ले लें आप। पानी को अगर हम जैसे हमसे गिर जाता है किसी चीज़ के ऊपर, फर्श के ऊपर गिर जाए या कहीं पे भी गिर जाता है पानी, तो कुछ देर के बाद, 2-3 घंटे के बाद, 10-15-20 मिनट के बाद भी, कुछ अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो 1 घंटे के बाद वो एवोपरेट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, इसको बोलते हैं वोलेटाइल बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं वोलेटाइल, जो एवोपरेट हो जाए। अब लाजमी नहीं कि उसमें सॉलिड चीजें हों या लिक्विड चीजें, कोई भी केमिकल, चाहे वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, अगर वो एवोपरेट हो जाता है वेपर्स की फॉर्म के अंदर, गैसेस की फॉर्म के अंदर, उसको बोलेंगे बेटा वोलेटाइल बोलेंगे। और नॉन वोलेटाइल मतलब जो डेफिनेटली वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब इस ये नॉन वोलेटाइल क्यों है, जैसे बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, क्योंकि हमने आपको बार बार बोल रहे हैं कि बेटा इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी हद तक जो है वो सॉल्ट से मैच करती हैं, सॉल्ट से लिंक करती हैं। अब सॉल्ट ले लें, आप घर में जो नमक होता है आपका NaCl ले लें। अब NaCl को अगर आप ओपन फॉर्म के अंदर रख देते हैं तो क्या वो उड़ने लग जाता है? नहीं, उसके वेपर्स नहीं बनते, ठीक है ना। आप बेशक उसको टाइटली पैक करके रख दें, चाहे वो ओपन फॉर्म में रख दें, तो NaCl सॉलिड फॉर्म के अंदर ही रहता है, तो वो कहलाता है नॉन वोलेटाइल।
ओके, तो मजीद पॉइंट हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा, तो फिलहाल इतना ही छोड़ देते हैं, बाकी कल हम इसमें से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसको हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम कल जो है वो कंटिन्यू करेंगे इसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। इसको ज़रा अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो मैं इसमें से कल शुरू में क्रॉस क्वेश्चंस करूंगा आप लोगों से और फिर हम आगे चलेंगे। ओके।